देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है सल्तनत काल। ठीक है, तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे सल्तनत काल में। देखिए, इसमें जो आते हैं आपके सल्तनत काल के जो वंश हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे इसमें आगे। तो पहले बात कर लेते हैं सल्तनत काल स्टार्ट हुआ कैसे। देखिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर वहाँ के शासक दाहिर को पराजित किया था और वहाँ पर अपना इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर, ठीक है, तो इसने मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर ये था भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक, तो ये शासक था। इसने जो आक्रमण किया था वो सिंध क्षेत्र पर किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था आक्रमण? सिंध पर। तो इसने सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर इसने आक्रमण किया और वहाँ का जो राजा था, मतलब शासक था, दाहिर को पराजित किया था। ठीक है, और दाहिर को और सिंध के शासक दाहिर को इसने पराजित किया। दाहिर को इसने पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है सल्तनत काल की। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम प्रथम यानी कि अंतिम अरब आक्रमणकारी भी था। मोहम्मद बिन कासिम, अगर इसकी बात की जाए मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था प्रथम अंतिम अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम जो था अंतिम यानी कि प्रथम और अंतिम अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, प्रथम और अंतिम अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, भारत पर अरब आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वाले मार्ग प्रशस्त हुए, यानी कि भारत पर जो आक्रमण हो रहे थे अरब से, भारत में भविष्य में आने वाले मार्ग हो गए प्रशस्त हो और खुल गए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर अगला आक्रमण जो किया, मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला आक्रमण किया अफ़गानिस्तान, गजनी, जो अफ़गानिस्तान का शासक, गजनी के शासक ने। ठीक है, अफ़गानिस्तान पर, तो मोहम्मद बिन गजनी ने अगला आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के बाद। उसके बाद किसने किया? गजनी ने। तो गजनी तो इसने क्या मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला आक्रमण अफ़गानिस्तान स्थित गजनी के शासक महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में किया। ठीक है, तो गजनी ने 1000 ईस्वी में, तो यहाँ पे बात आती है 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में। तो इसमें किसने आक्रमण किया? महमूद गजनी ने आक्रमण किया। ठीक है,
महमूद गजनी का आक्रमण। तो 1000 में इसने आक्रमण किया और ये अफ़गानिस्तान के गजनी का शासक था। ठीक है, तो ये कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान के गजनी का शासक था। ठीक है, तो वहाँ का ये शासक था। उसके बाद महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है, महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है, 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक इसने 17 बार आक्रमण किया। तो इसने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया और इसने 1025 में क्या किया? 1025 में इसने सोमनाथ का जो मंदिर था गुजरात में, उस पर आक्रमण किया। ठीक है, 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ये कहाँ सोमनाथ मंदिर? आपका गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद देखिए, उत्बी जो था महमूद गजनी का दरबारी, इसका अगर बात करूं तो इसमें ही आ गए उत्बी था एक। ठीक है, कौन था? उत्बी। तो उत्बी जो था ये महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, तो उत्बी जो था महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। ठीक है, तो इतिहासकार था। इसने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, तो इसने एक तो तारीख ए यामनी और किताबुल यामनी नामक ग्रंथों की रचना करी है। ठीक है, तो इसकी क्या थी? तारीख ए यामनी। तारीख ए यामनी। और दूसरी थी किताब उल यामनी। तो इसने इन ग्रंथों की नामक ग्रंथों की रचना करी है। ठीक है, उत्बी ने। ठीक है, तो इसकी इसने रचना करी उत्बी ने। देखिए, महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण, तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था, अंतिम आक्रमण, वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, 1027 किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। ठीक है, जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध था 1027 में। चलिए और आगे बात करें। ठीक है, इसके उसमें एक दरबारी कवि था, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। महमूद गजनवी का जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि वो था जो फिरदौसी था, वो
तो फिरदौसी था इसका दरबारी कवि। एक कौन था? फिरदौसी। तो जो फिरदौसी था इसने किसकी रचना करी थी? शाहनामा की। तो ये कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी कवि। महमूद गजनवी का दरबारी कवि। तो दरबारी कवि था, इसने शाहनामा की रचना करी थी। ठीक है, तो शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। ठीक है, तो फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, उसके बाद इसमें अगर बात करें, देखिए अल बरूनी फारसी, सीरियाई, संस्कृत और हिब्रू समेत अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। इसमें क्या था? अल बरूनी जो था, एक था अल बरूनी। अल बरूनी अल बरूनी जो था ये फारसी, सीरियाई, संस्कृत और हिब्रू, ये जो भाषा थी इनका ये ज्ञाता था। ठीक है, तो अल बरूनी अनेक भाषाओं का इनका ज्ञाता था। ठीक है, तो इनका ये ज्ञाता था अल बरूनी। इसने अरबी भाषा में कुताब उल हिंद की रचना करी थी। ठीक है, जो इसने रचना करी थी, किताब उल हिंद की रचना करी। ठीक है, किताब उल हिंद, कुताब उल हिंद की रचना करी। ठीक है, तो इसका भी आपको नोट कर लेना है। अल बरूनी जो था, और इसकी अगर बात करूं, अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम था पुराणों का अध्ययन करने वाला। उसके बाद देखिए, इसमें अगर बात करूं तो भारत में तुर्क जो साम्राज्य की स्थापना हुई वो मोहम्मद गौरी ने करी थी। ठीक है, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, तो किसने करी थी? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। ठीक है, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसने मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया था। ठीक है, तो 1175 में इसने मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। देखिए, और मोहम्मद गौरी ने इसने क्या किया? 1193 में दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, 1193 में दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया। दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने, देखिए, अपने विजित प्रदेशों की जो जिम्मेदारी थी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने
मोहम्मद गौरी ने क्या हुआ, जो अपने इसके विजित क्षेत्र थे, अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। ठीक है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी थी इसने। तो इस तरीके से सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो बात आती है दिल्ली के प्रमुख वंश और उनके काल के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद दिल्ली पर जैसे जैसे जिसका वंश रहा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और उनके काल की अगर बात करूं, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और काल। ठीक है। देखिए, अगर वंश की बात करूं, जो वंश रहे और उनका शासनकाल कब तक रहा, तो पहला वंश आता है इसमें आपका गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश, जो गुलाम वंश रहा दिल्ली पे, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक है। 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद इसमें रहा खिलजी वंश। जो खिलजी वंश रहा वो आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। ठीक है। 1320 ईस्वी तक। उसके बाद इसमें आता है तुगलक वंश जो रहा आपका वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। ठीक है। उसके बाद इसमें अगला रहा सैयद वंश। जो सैयद वंश रहा वो आपका 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। ठीक है। 1451 ईस्वी तक। उसके बाद इसमें शासन रहा लोधी वंश का। इसका जो शासन रहा 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली पर शासन रहा इन वंशों का। इसमें देखिए गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद जो इसमें स्टार्ट हुआ वो मुग़ल साम्राज्य होता है। ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे पहले कल के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। कल का टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे गुलाम वंश। ठीक है। तो कल के टॉपिक में कोशिश करूँगा गुलाम वंश का कंप्लीट करने की। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।